कभी हार नहीं होती और जो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, जिंदगी उन्हें कभी थका नहीं सकती। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे जो परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परेशानियों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को आखिरकार सक्सेसफुल बना ही लेते हैं। विनर डिक्लेयर्ड में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं ताकि आप ये जान सकें कि इस दुनिया में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसी दुनिया में हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ऐसे आई सामने जैसे कि कोई बहुत बड़ा उपहार आया हो, लेकिन इन्होंने इस उपहार को भी, परेशानियों वाले इस उपहार को भी बहुत स्माइल करके एक्सेप्ट किया, लेकिन डटकर उनका सामना किया। आज है हमारे साथ मिस इंडिया व्हीलचेयर 2015 प्रिया भार्गव। प्रिया, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू माला जी। प्रिया, जानना चाहेंगे, ज़िंदगी ने बहुत आपको परेशानियां दी हैं, लेकिन आपने उन परेशानियों से बिल्कुल भी हार नहीं मानी। तो ज़िंदगी की परेशानियां आपकी लाइफ में कब शुरू हुई और किस तरह से उन्होंने किस हद तक आपको परेशान किया? पहला एक स्टेटमेंट देना चाहूँगी, ज़िंदगी का तो नाम ही है चैलेंज, और जितना चैलेंजेस को हम चैलेंज करें ज़िंदगी जीने में उतना ही मज़ा आता है। सो मेरा जो प्रॉब्लम है मेरी, वो स्टार्ट हुई जब मैं 19 इयर्स की थी। फर्स्ट ईयर में थी, फिज़ियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मुझे फ़ीवर आना शुरू हुआ और फ़ीवर भी हाई ग्रेड पे चला जाता था, 104 के से भी ऊपर। जॉइंट पेन होते थे, सनलाइट में रैशेज़ आ जाते थे फेस पे। 2 बारी तो मेरा डायग्नोसिस ही डिज़ीज़ का रॉन्ग हो गया। डॉक्टर्स ने फर्स्ट टाइम मलेरिया डिक्लेयर किया, फिर टाइफाइड डिक्लेयर कर दिया। कुछ टाइम मैं ठीक भी रही एंड देन कुछ महीनों के बाद फाइनल जो रिज़ल्ट आया मेरी ब्लड रिपोर्ट्स का, जो शॉकिंग था स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए। मैं क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट की थी और पढ़ाई कर रही थी मेडिकल की, तो मुझे उस वक्त कुछ असर नहीं हुआ इस चीज़ का एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं आराम से फेस कर लूँगी। बीमारी ही तो है, बीमारी के बारे में ही तो हम पढ़ रहे हैं करके। सो डॉक्टर्स ने जब मेरे माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि आपकी बेटी को ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और सिर्फ इसका मैनेजमेंट पॉसिबल है और इसको जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और दवाइयाँ भी वो दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और उसकी वजह से ये बहुत कुछ सफ़र भी करेगी। सो अभी से अपना माइंड बना लीजिए और बेटी का भी माइंड बना लीजिए कि वो डिप्रेशन में ना जाए, कुछ गलत ना सोचे और इसको पॉजिटिवली ले। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़े आराम से ये चीज़ समझाई और मैं बहुत हद तक समझ भी गई। मैंने खुद अपनी बुक्स में पढ़ाई की थी, पैथोलॉजी की बुक में वो सब पढ़ लिया था जो मुझे बीमारी थी। इस बीमारी को ल्यूपस कहते हैं शॉर्ट में। वैसे जितनी बड़ी ये बीमारी है उतना ही बड़ा इसका नाम भी है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जो किसी भी वाइटल ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, किडनी, हार्ट, लंग्स, कुछ भी। सो मेरा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जिसमें स्पाइन भी इन्वॉल्व हो गई और टाइम पे डॉक्टर्स को पता नहीं चल पाया। सो इसलिए आज की डेट में मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ। लेकिन व्हीलचेयर पर होने के बावजूद भी आपने कभी भी मतलब उस तरीके की लाइफ को नहीं अपनाया जहाँ पर लोगों की सिंपैथी की ज़रूरत हो आपको, या लोग आपके बारे में सोच के आपके लिए चिंता करें? आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। अगर मैं कहूँ हाँ तो ये गलत नहीं होगा, बट जब हमारे माता पिता को तो अक्सर हमारी चिंता होती है, चाहे हम व्हीलचेयर पे हो या ना हो। बट मेरे माता पिता ने मुझे कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि उन्हें मेरे लिए चिंता होती है या वो दुखी हैं जो मेरे साथ हुआ। अकेले में चाहे वो कुछ भी करते हो, बट मेरे सामने वो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, मेरी हर विश को पूरा करते हैं। दुनिया ने ज़रूर मुझे एहसास दिलाया है कि मेरे साथ कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी सुनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी। जैसे मेरी पहचान की एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है, तुम बैठ के पूजा पाठ किया करो, बस भगवान से क्षमा मांगा करो और इसी जन्म में अपने सारे कष्ट निकाल के जाओ, दूसरे जन्म में अच्छी नॉर्मल पैदा होना, ठीक पैदा होना। फिर अभी एक और इंसिडेंट था मेरे साथ। मैं एक लैब में गई थी ब्लड टेस्ट के लिए।
वहाँ जो ब्लड निकालते हैं असिस्टेंट्स, वो लेडी आई एंड लेडी मेरा ब्लड निकालते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ, कैसे। अच्छा, तुम ऐसा करना, जीजस के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, तुम जितना रोगी उतना ही तुम्हारे पाप ख़त्म हो जाएंगे एंड तुम ठीक होने लगोगी फिर। सो भगवान के सामने बहुत रो के माफ़ी मांगा करो। सो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे हर महीने ब्लड टेस्ट के लिए जाना होता है। मुझे ये रहता था कि, और उसी लैब में मैं जाती थी। मुझे ये रहता था कि यार अगर वो लेडी मुझसे फिर टकरा गई और उसने मुझे फिर से यही किया बोला तो मैं क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूँगी। एंड एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब उनको ये जवाब देने वाली हूँ कि मैंने ना रो रो के बकेट भर दी, लेकिन अभी भी मैं वैसी हूँ, अब बताओ आगे क्या करूँ। ये सबसे बढ़िया आपने रिप्लाई सोचा, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में पिछले जन्म में जो हुआ उसको हम इस जन्म से जोड़ रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि इस जन्म में आपने जो भी अच्छा या बुरा किया वो आप इसी जन्म में भोग के जाओगे। खैर एनीवे, वो बहुत फिलोसफिकल बात है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है। प्रिया, जानना चाहेंगे कि इस बीमारी की वजह से, क्योंकि आप बहुत अच्छी थी पढ़ाई में और बहुत मतलब अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहती थी, कुछ के लिए ऑप्ट भी किया, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ आपने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी और कुछ चीज़ें छूट गई आपसे, वो सब क्या था? फर्स्ट ईयर में जब मुझे ये डायग्नोस हुआ, मैं बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कर रही थी। पहले ही साल जब मुझे डायग्नोसिस हुआ, वो डिज़ीज़ ने सबसे वर्स्ट फॉर्म ले लिया था। और शुरू में जो मुझे मेडिसिन दिए हुए थे, मुझे स्टीरॉइड्स पर डाला था, तो स्टीरॉइड्स के मुझे बहुत साइड इफ़ेक्ट होते थे, लाइक टंग में सोर हो जाना, वीकनेस आना, भूख ना लगना। इन सिम्टम्स की वजह से मैंने डॉक्टर्स को कंप्लेन किया, तो उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज कर दी। मुझे जो नेक्स्ट मेडिसिन में डाला गया वो कीमोथेरेपेटिक ड्रग था, जिसे मिथोट्रैक्सेट कहते हैं। उन्होंने उस वक्त जब मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, उन्होंने बोला था बेटा ज़रा से बाल झड़ेंगे। वो ज़रा सा उनका कितना था वो मैं समझ नहीं पाई। जब मेरे बाल झड़ने शुरू हुए तो मैं काफ़ी हद तक फ्रंटल बॉल्डिंग हो गई थी मेरी। मैं यहाँ से पूरे ही साफ था, मेरा स्कैल्प दिखता था। मुझे बहुत हेसिटेशन होती थी कॉलेज जाने में। क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंस रखती है एंड हमेशा इस पढ़ाई पे ही जोर दिया जाता है। मेरे माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने अपने ही बलबूते पे अपना करियर बनाया है, एंड मैंने भी उनसे यही सीखा है कि अपने बलबूते पे जियो हमेशा। मैं ये चीज़ खोना नहीं चाहती थी, ऑल बिकॉज मेरे बाल हट गए। मैं कॉलेज जाती थी मार्कर लगा के हेड पे, अपने फोरहेड पे, यहाँ पे पूरा कवर करके, सो दैट मैं दिखूँ ना वैसी। बट बच्चे पीछे से हंसना, मजाक उड़ाना, मेरा थोड़ा सा गेट चेंज हो गया था, मैं चलने में मेरी चाल बदल गई थी वीकनेस की वजह से, तो उस पर भी मजाक उड़ाया जाता था। तो कुछ टाइम तक तो मैंने बर्दाश्त किया, बट वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी धीरे धीरे चीज़ें। मैं डिप्रेशन में भी गई। एक दिन मुझे हेलुसिनेशंस आने लगे, इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई कि मैं रात में सोती नहीं थी, जागती रहती थी। आई बिकेम वायलेंट। मुझे जब साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो साइकेट्रिस्ट के पास भी मैं बड़ी मुश्किल से गई। जब साइकेट्रिस्ट ने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और मुझे समझाया इस बारे में कि देखो तुम अगर सोओगी नहीं तो तुम और बीमार हो जाओगी, इसीलिए हम तुम्हें ये मेडिसिन दे रहे हैं। फिर जब मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया तो 2-2.5 महीने में मैं रिकवर भी हो गई उस चीज़ से। अगेन मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, बट मेरी डिजीज़ शायद वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचना शुरू हो गई थी, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक। इसीलिए मुझे इतनी वीकनेस लगती थी कि मैं स्टेयर्स भी चढ़ने लायक नहीं रह गई थी। मेरे लिए एक एक दिन एज अ पनिशमेंट गुजरता था कि मैं कैसे हर एक क्लास अटेंड करूँगी। कभी कोई क्लास ऊपर लग रही है, कोई नीचे लग रही है, कोई लैब में जाना है। मैं रोती थी, मैं इतनी ज़्यादा रिलक्टेंट हो गई थी। कहाँ मैं रोज़ दौड़ दौड़ के एंड अपना खुद स्कूटर ड्राइव करके कॉलेज जाती थी, एंड वहाँ अब इस कंडीशन में आ गई थी कि मैं रोती थी कि मुझे आज कॉलेज नहीं जाना। मेरे मम्मा छुट्टी लेके मुझे रिक्शे में बिठा के खुद छोड़ने जाती थी कि मेरी पढ़ाई ना मिस हो। ये बहुत हार्ड फेज मैंने फेस किया। फिर धीरे धीरे मेरा यूरिन कंट्रोल जाने लगा। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड स्लोली आई गॉट बेड रिडन। ओह गॉड। आई वॉज बेड रिडन फॉर 18 months। तब कुछ लगा कि ये कुछ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ हो रही है जो मेरे साथ हो रही है। लकीली कुछ ऐसे इंटरेक्शन से हमें कुछ ऐसे डॉक्टर्स मिले जिनको आइडिया लग गया कि मेरा स्पाइन जा रहा है। हमने प्राइवेट में जाके MRI करवाया मेरा। वहाँ किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मुझे सिर्फ एक ही मेडिसिन ठीक कर सकती है, अदरवाइज़ मैं बेड रिडन कंडीशन में ही चली जाऊँगी इस दुनिया से। जिस मेडिसिन मुझे बोली गई वो मुझे फिर दी गई, डॉक्टर्स ने दिया दूसरे हॉस्पिटल में ले जाके। वहाँ से जब मैं रिकवर होना शुरू हुई तो मुझे डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से, एंड मैं घर आई।
अब बट वो जो मेडिसिन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि डॉक्टर्स ने पहले ही कॉन्सेंट लेटर में साइन कराया था कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मुझे कुछ होता है तो दे वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट दैट वाज द ओनली ऑप्शन कि मैं उससे ठीक हो सकती हूँ। मतलब 50-50 चांस था, आप उसकी वजह से जा भी सकती थी और बच भी रिकवर भी सकती कर थी, सकती थी। मेडिसिन से मैं रिकवर तो होने लगी, बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये था कि मुझे बहुत सारे इन्फेक्शंस पकड़ सकते हैं, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मैं जब घर आई तो अब मेरे पास चीज़ें नहीं थी करने के लिए कि मैं करूं क्या, क्योंकि कॉलेज जा नहीं पा रही थी। तब तक मैंने कॉलेज से नाम वापस ले लिया था अपना, कट करवा दिया था, बिकॉज आई थिंक कि जब प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं उसमें अगर आप उस कोर्स को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो सीट वैकेंट कर देनी चाहिए सो दैट कोई और एलिजिबल वहाँ पढ़ सके। सो वो सोचकर मैंने अपना नाम उस कॉलेज से ले लिया था वापस। अब क्वेश्चन मार्क ये था कि अब मैं लाइफ में करूं क्या आगे। अभी तो मुझे लगा था कि मैं ठीक हो गई, अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया एंड दवाई मिल गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, अब मुझे फिर से कुछ करना है। फिर मैंने अपना एक कोर्स में एडमिशन लिया, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। वो रिकवरी के फेज़ में ही मैं पढ़ती रही। अब ये जो मेडिसिन मुझे दिया गया था, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए थे। मुझे ज़रा सी चोट लगती थी एंड पूरी बॉडी में पस शुरू हो जाता, जहाँ चोट लगी है वहीं पस बनना शुरू हो जाएगा। सो मैं इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाई। सो मेरा ये सेकंड प्रोफेशनल कोर्स था जो छूट चुका था। अब जितनी बार आप सपने बनाते हो और फिर वो टूट जाते हैं, फिर बनाते हो फिर टूट जाते हैं, ये एक ऐसा सीक्वेंस था जो चलता जा रहा था मेरे साथ। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में बचा क्या है, मैं कर क्या रही हूँ, मेरी कुछ है ही नहीं करने के लिए। बट एक चीज़ थी कि जब तक हूँ मुझे यूज़फुल रहना है, किसी भी फॉर्म में यूज़फुल रहना है। सो मैं पेंटिंग किया करती थी, घर में कुछ क्राफ्ट का सामान पड़ा है तो मैं उससे कुछ नया क्रिएट कर लेती थी। मैं क्रोशिया भी सीखती थी, पेंटिंग भी करती थी, स्टिचिंग भी करती थी, कुकिंग भी सीखती थी टीवी में देख के। जो चीज़ें मुझे, कटिंग कैसे करना है, वेजिटेबल्स की प्रॉपर कटिंग कैसे करनी है, वो सब छोटी छोटी चीज़ें भी सीखना शुरू कर दिया था मैंने कि आई हैव टू बी यूज़फुल इन सम वे। बट ये जो इन्फेक्शन था वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था और वो मेरे लेग तक पहुंच चुका था। अब सो मैं बेड रिडन तो थी, थोड़ी बहुत ही थी, व्हीलचेयर यूज़र भी हो गई थी मैं तब तक, बट वो इन्फेक्शन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हॉस्पिटल में जब मुझे एडमिट किया तो मेरी कई सर्जरीज चली, बट जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ डॉक्टर्स ने क्लियर कट बोल दिया था मुझे कि इसकी अगर इस हॉस्पिटल में रखेंगे तो वी हैव टू कट हर लेग। ओह गॉड। और कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। सो ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। सो समहाउ मेरे डॉक्टर्स जो थे उस स्टेशन में उनका ट्रांसफ़र आ गया। सो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया यहाँ के सबसे बड़े, दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, आर्मी के। मैं जब यहाँ आई तो तब तक मेरे पैरों में पूरी बैंडेजेस थी, आर्म्स में बैंडेज थी, ऑलमोस्ट मेरी हाफ बॉडी बैंडेज ही थी, स्पाइन भी, मेरा बैक भी पूरा बैंडेज था। यहाँ 1 वीक मुझे हॉस्पिटल में रखा डॉक्टर्स ने, बट कुछ इन्फेक्शन प्रोन होने की वजह से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई हूँ सो मेरा एक एक दिन एज अ पनिशमेंट गुजरता था, क्योंकि जो घाव थे मेरे पूरे पके हुए घाव थे एंड उससे पस यूज़ होता था एंड पूरे बेड को गंदा कर देना, पूरे रूम में डेड फ्लैश की स्मेल भरी रहना एंड पूरी रात मेरा पेन में जागे रहना, सोना ही नहीं, 24 घंटे मैं जागी रहती थी दर्द के मारे। पेन किलर्स के मुझे असर नहीं होते थे क्योंकि मैं बहुत पेन किलर लेती थी, पूरे 24 घंटे खाती रहती थी। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। सो एक दिन में मम्मा फिर से मुझे हॉस्पिटल लेके गए एंड डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि आप खोल के देखो इसकी बैंडेज, इसके साथ क्या कंडीशन है। जब उन्होंने खोला तो उन्होंने मुझे फिर एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। क्या हुआ था? यही मेरी पूरी बोन सब दिखने लगी थी, मेरे पीछे की हैमस्ट्रिंग्स गल चुके थे, हैमस्ट्रिंग के अंदर से बोन दिखती थी। इट वाज सो डीप। फिर मुझे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो मेरी काफ़ी सर्जरीज़ हुई, 2 महीने मेरी कंटिन्यूस सर्जरीज़ चलती रहीं, बहुत सारा ब्लड चढ़ा, प्लाज्मा चढ़ा, प्लेटलेट्स भी चढ़े। सो फिर वहाँ से मुझे आर्मी के दूसरे सबसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ मेरी स्किन ग्राफ्टिंग हुई। सो स्किन ग्राफ्टिंग के लिए भी मुझे 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो ऑलमोस्ट मेरे 4.5 मंथ्स कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में थे। वहाँ मैं 2 बार सीरियस डिक्लेयर की गई, जहाँ एक बारी मुझे एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो गया था एंड दूसरी बार मुझे एंटीबायोटिक्स इतने सारे दिए गए थे कि मेरा टेम्परेचर 107 पहुँच गया था एंड नेक्स्ट डे नोबडी वाज श्योर वेदर आई वुड सर्वाइव और नॉट। सो समहाउ आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर कि आप ये पाइप हटाइए, मुझे पानी पीना है।
एंड दे थॉट कि दिस इज़ माई लास्ट विश. सो उन्होंने मेरे पाइप वाइप सब हटा दिए एंड मैंने पानी पिया एंड आई फेंटेड. नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा फीवर जो 107 था वो 104 पे पहुंच गया. तो क्या मतलब दवाइयों की ओवरडोज से भी आपकी बॉडी परेशान हो रही थी? यस यस. एंड इनफैक्ट जब ऐसा हुआ तो 2-3 डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स आए, सो किसी ने मुझे सेप्टिसीमिया डिक्लेयर कर दिया. सेप्टिसीमिया इज़ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. दूसरा एक और डॉक्टर आया, उन्होंने मुझे बोल दिया कि इसको ब्लड कैंसर हो गया है. सो ऐसे एवरी डिपार्टमेंट वाज कमिंग ओवर एंड दे वर डायग्नोसिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर मी. और ये टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है. ऐसे टाइम में आपने अपने आप को कैसे बचा के रखा? क्योंकि इंसान तो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाता है. मैं पार्शियली होश में रहती थी क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बट मुझे ये पता था कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर आई कुड सर्वाइव. अगर मैं यहाँ नहीं बची तो मैं कहीं नहीं बच सकती, ये मुझे पता था. एंड सेकेंडली मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा. मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट दिया, उन्होंने बहुत केयर की. घर से खाना बना के लाते थे, हालांकि हॉस्पिटल में मिलता है, बट वो मेरे लिए घर से स्पेशल खाना बना के लाते थे. एंड जो मेरे मन की मुझे पसंद चीज़ें थी वही मुझे खिलाई जाती थी. सो वो मोटिवेशन रहा. मेरी सिस्टर हमेशा एक छोटी सी स्टूल में मेरे ही पास में बैठा करती थी. मुझे क्लीन करना, मेरे कपड़े चेंज करना सब मेरी सिस्टर किया करती थी. सो इट वॉज़ नॉट मी, बल्कि पूरी फैमिली ही सफ़र कर रही थी एंड पूरी फैमिली ही इस चीज़ को फेस कर रही थी एंड पूरी फैमिली का ही सपोर्ट था.